हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ केवी क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 का परिचय आप सभी से कर चुके थे। आज हम उस अध्याय की एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने आधी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं समधन पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो 20 से 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक हमारे क्या होंगे? वो होंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये हमारे 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक कहे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वे संख्याएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जिन्हें स्वयं से अथवा 1 के पहाड़े से विभाजित किया जा सके, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर नंबर 2 बनेगा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक 2, 3, 5, 7। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2a + 1 का किरमानुवाई पूर्णांक लिखिए। तो किरमानुवाई पूर्णांक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला है हमारा संख्या +1। अगर हम इस सूत्र की सहायता से किरमानुवाई पूर्णांक निकालें तो निकल कर आएगा हमारा संख्या है हमारी 2a + 1 ऐड करेंगे तो निकलेगा 2a + 2। ये हमारा 2a धन 1 का किरमानुवाई पूर्णांक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम को निकालने के लिए इसमें भी हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला है हमारा संख्या गुणा ऋण 1। इसकी सहायता से हम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। 2/3 गुणा ऋण 1, आंसर आएगा -2/3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम भी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बराबर बराबर 1 दी गई संख्या। इसकी सहायता से हम ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो आंसर आएगा हमारा 1/5। ये हमारा ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है p धन q और p ऋण q के योगात्मक प्रतिलोम को ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में समझ चुके हैं कि योगात्मक प्रतिलोम को निकालने के लिए हम संख्या गुणा ऋण 1 का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम p धन q का भी योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या बनेगा? p धन q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर संख्या गुणा ऋण 1। तो p धन q गुणा ऋण 1 बराबर ऋण p ऋण q, या फिर p धन q माइनस आगे लगा दिया जाएगा। ये हमारा p धन q का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम p ऋण q का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या निकलेगा?
P ऋण Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर संख्या गुणा ऋण 1। तो P ऋण Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर होगा माइनस P ऋण Q या फिर माइनस P प्लस Q। अगला क्वेश्चन है हमारा, x के किस मान के लिए 5 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3 गुणा x कथन सत्य है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। 5 गुणा 3 गुणा 2 5 गुणा 3 गुणा x। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कोष्टक की चीज को हल करते हैं। तो इसमें देखेंगे 5 गुणा 3 दूना 6, 5 तिया 15 x, 5 छक्का 30, 15x, x को यहीं छोड़ें, गुणा में है, ये चीज़ यहाँ आएगी तो भाग में 30/15 बराबर x, 15 दूना 30, आंसर आएगा x बराबर 2। तो x का मान कितना निकलेगा? 2। तो हम कह सकते हैं कि यह x बराबर 2 के लिए कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है हमारा, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? देखो, योज्य प्रतिलोम हो या योगात्मक प्रतिलोम हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए ऋण 1 का गुणा कर दिया जाता है। तो वो कौन सा पूर्णांक है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होगी? तो वह संख्या है हमारी 0। कैसे? अगर हम 0 में ऋण 1 का गुणा करते हैं तब भी ये हमारा 0 ही प्राप्त होगा। तो वह संख्या हमारी कौन सी है? 0 होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a ऋण 1 a धन 1 सम है अथवा विषम है। तो जैसा कि कहा गया है प्रश्न में हमारे कि a एक समधन पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम a को एक समधन पूर्णांक मान लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट में हम a बराबर कोई भी एक समधन पूर्णांक मानते हैं। मान लिया a बराबर 2। a ऋण 1 a धन 1 में a बराबर 2 रखने पर तो 2 ऋण 1 2 धन 1, 2 में से 1 गया 1, इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा? गुणा 2 और 1 3, आंसर आएगा 3 एकम 3। तो क्या निकला भाई हमारा? विषम। इसका आंसर बनेगा विषम। क्वेश्चन नंबर 10वां, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अब हम अपनी संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, 0 मानेंगे, यहाँ पर काफ़ी बड़ी कर लेंगे थोड़ी। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, धन 1 धन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर हमने अपने धनात्मक पूर्णांक 14 तक लिए हैं। यहाँ पर हमारे सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जैसा कि आप जानते हैं संख्या रेखा पर। तो हमें संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 0 से 5 तक चलेंगे। ये हम 0 से 5 तक चले, इसके बाद फिर हम 7 तक चलेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ? यहाँ तक चलेंगे। तो हमारा योग बनेगा कुछ इस प्रकार से, 5 + 7, यहाँ पर हम 5 चले और यहाँ पर हम 7 चले, तो बनेगा 5 + 7
बराबर 12। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है। कहा गया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है दो धन अभाज्य पूर्णांक, तो हम यहाँ पर दो धन अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं। आंसर नंबर 11 का ए। कोई भी दो धन अभाज्य पूर्णांक मानते हैं। मान लिया हमने 2 और 3 हमारे दो धन अभाज्य पूर्णांक है। अगर हम इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे तो ये 6 निकलेगा, जो कि हमारा भाज्य पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है, क्योंकि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य नहीं हो सकता है। बी पॉइंट है हमारा, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो यहाँ पर भी हम अपने कोई दो धन अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं। मान लिया फिर से 2 और 3 है हमारे दो धन अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर हम 2 + 3 करेंगे तो 2 और 3 5। तो यहाँ पर भी हमारा क्या निकल के आया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव कैसा निकलेगा, अभाज्य ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि यहाँ पर तो हमारा 5 प्राप्त हो गया। मान के चलो अगर हमने 5 और 7 ले लिया तो क्या निकलेगा, 7 5 12 भाज्य निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये बात सदैव के लिए सही नहीं है, तो ये कथन भी हमारा असत्य कहा जाएगा। पॉइंट थर्ड है हमारा, सी पॉइंट है। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तो ए धन बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। अगर हमें ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक दे दिए जाएं, मान के चलो ए और बी हमारे कोई दो ऋण पूर्णांक है। अगर हम a बराबर ऋण 3, b बराबर ऋण 5 मान लेते हैं, तो अगर हम इनका योग निकालेंगे, a धन b करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 3 धन ऋण 5, ऋण 3 ऋण धन का ऋण 5, 5 3 8, किसका आएगा, ऋण का। माइनस से माइनस जब हम ऐड करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a धन b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला कथन असत्य हुआ, अगला भी असत्य हुआ, और सी पॉइंट जो है वो हमारा सत्य होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू a धन 1 इंटू a धन 2 इंटू a धन 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। यदि a एक धन पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं कि a बराबर 1 रखने पर, बीजगणितीय संख्या में a बराबर 1 रखने पर, तो लिखेंगे a इंटू a धन 1, a धन 2, सारी क्रमागत संख्याएं हैं, a धन 3। तो a बराबर 1 रखने पर 1 गुणा 1 धन 1, 1 धन 2, 1 धन 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुणा 2 3 4। जब हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 2 3 6, 6 चौका 24, ये हमारा आंसर। तो संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसके लिए a बराबर हमें 1 रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यदि a एक समधन पूर्णांक और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। तो यहाँ a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a एक समधन पूर्णांक और b एक विषम धन पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर हम एक समधन पूर्णांक a बराबर 2 मानेंगे और b बराबर एक विषम धन पूर्णांक है, इसलिए हम इसको 3 मानेंगे। अब हम a बराबर 2 को और b बराबर 3 को नीचे दी गई संख्याओं में
बारी बारी से रखेंगे इन संख्याओं में। चलिए देखते हैं तो हमें क्या क्या सम और विषम संख्याएं पता चलेंगी। पहले ए स्क्वायर रखने पर ए बराबर 1, तो क्या आया, ए स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4, ये निकल के आई हमारी सम संख्या। इसी प्रकार बी स्क्वायर रखेंगे तो बी बराबर 3 रखने पर 3 पर घात 2, 3 गुणा 3 बराबर 9, ये हमें विषम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार ए धन बी में ए बराबर 2 और बी बराबर 3 रखने पर तो 2 धन 3 बराबर 5, यहाँ हमें एक विषम संख्या प्राप्त हुई। ओके, अब ए गुणा बी 2 गुणा 3 करने पर तो 2 3 6, यहाँ पर हमें एक सम संख्या प्राप्त हुई। ओके, तो ठीक इसी प्रकार इसमें रखने पर ए बराबर 2 गुणा 2 धन 1 बराबर 2 + 3 2 3 6, तो यहाँ पर हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। अब हम बी धन 1 में रखेंगे तो 3 धन 1 बराबर 3 और 1 4, यहाँ पर भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम अपनी सम और विषम संख्याओं को छांट सकते हैं और अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं, जिसमें पॉइंट ए है हमारा 3 गुणा 8 धन 7 बराबर 3 गुणा 8 धन 3 गुणा 7। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा पहले 8 में किया गया है और फिर 3 का गुणा 7 में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा योग गुणा का, इसमें योग है, योग गुणा का वितरण नियम लागू होता है, क्योंकि पहले 3 का गुणा 8 में किया जाएगा, फिर इसी 3 का गुणा 7 में किया जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो तो इसे हम योग गुणा का वितरण नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भी, यहाँ पर 3 धन 5 धन 9 बराबर 3 धन 5 धन 9, ये नियम हमारा 3 संख्याओं में लागू किया जाता है। इसे हम योग का सहचर्य नियम कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी योग का सहचर्य नियम कहलाती है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3। यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा होगा कि पहले 3 गुणा 2 किया गया, फिर 2 गुणा 3 किया गया, तो अंकों का क्रम पलटा गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको गुणा का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। गुणा का क्रम विनिमय नियम। अगला प्रॉपर्टी है हमारा 3 गुणा 5 बराबर 1 गुणा 5। जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो तो इसे हम निरसन नियम कहते हैं। निरसन नियम कहते हैं। ये हमारे पॉइंट कुछ गुणधर्मों के अंतर्गत सही कहे जाएंगे। अगला पॉइंट क्वेश्चन हमारा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऋण 5 को दर्शाएंगे, तो इसे हम हाईलाइट करेंगे। ऋण 2 को दर्शाएंगे तो इसे हाईलाइट करेंगे। 0 के लिए इसको हाईलाइट, 0 को हाईलाइट करेंगे। फिर 1 के लिए इसको हाईलाइट करेंगे, 2 के लिए धन 2 को हाईलाइट करेंगे और 5 के लिए धन 5 पूर्णांक को हाईलाइट करेंगे। तो ये हमारा संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्णांक को दर्शाने का क्रम होगा। आई होप कि आपको आज की प्रश्नावली 1A अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1B को समझेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।